तहे दिल से आपका स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल फिजिक्स विद अंकुर सर में। इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 2021 से लेकर के 2025 के मोस्ट रेलेवेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन के। आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पोटेंशियल के लगभग 12-13 क्वेश्चन है, उसके बाद बचे हुए सारे कैपेसिटेंस के। टोटल इस वीडियो के अंदर आप 32-33 क्वेश्चन के आसपास करेंगे, 30 के आसपास क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इस पे बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। इसमें हम बेसिकली सारे वेरिएंट्स कवर कर लेते हैं। हम इसमें सारे वेरिएंट्स कवर कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के सवालों के A to Z वेरिएंट्स इन 12-13 क्वेश्चंस में कवर अप हो जाएंगे आपके। तो एक पहला टाइप का क्वेश्चन हो जाता है इसके अंदर, वो ये हो जाता है कि दो मेटल स्फेयर्स हैं रेडियस r और 3r के, उनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। अगर आप दोनों को कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो पूछ रहे हैं कि सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा स्मॉलर स्फेयर टू बिगर स्फेयर। तो ये कहानी है यहाँ पर। तो यहाँ पर देख लीजिए आप पहले बेसिकली ये Q1 है, ये रेडियस R1 है, ये आपका Q2 है, ये रेडियस R2। अगर आप दोनों को टच कर देते हैं तो दोनों पे पोटेंशियल अल्टीमेटली सेम हो जाएगा। तो आपका V1 और V2 इक्वल हो जाएगा, और V1 होता है KQ1/R1 और ये हो जाएगा आपका KQ2/R2 इंडीड। सही है बच्चों, बिल्कुल सही है। उसके बाद में कह रहे हैं आपसे यहाँ पर कि जो चार्ज है वो एक्चुअली में सिग्मा इंटू एरिया होगा 4πr1² डिवाइडेड बाय फिर से R1। यहाँ पर भी जो चार्ज है वो एक्चुअली में आपका सिग्मा इंटू एरिया होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय R2। तो यहाँ से आप 4π से 4π तबाह कर दीजिए, K से K तबाह कर दीजिए, R1 से R1, R2 से R2। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ही बन गया, σ1 R1 σ2 R2 बराबर हो जाएगा। अगर दो स्फीयर्स हैं और उन पे पोटेंशियल सेम किया जाए तो एक्चुअली में σ1 R1 = σ2 R2। ये एक पहले टाइप के क्वेश्चन का आपका एक तरीका हो गया बेसिकली, है ना। तो σ1 R1 कितना था आपका R था, और σ2 R2 कितना था आपका 3R था। तो σ1 और σ2 का रेशियो कहाँ से आ गया है बच्चों, ये आपका 3:1 आ गया। σ1 और σ2 का रेशियो 3:1 आ गया, ठीक है, राइट। ऐसा नहीं है कि ये जेई के क्वेश्चंस है, बेसिकली इन जेई के क्वेश्चंस में मैं आपको 12-13 टाइप के क्वेश्चंस कवर अप करूंगा पोटेंशियल के, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी के, ठीक है। आइए देखिए वर्क डन के भी क्वेश्चंस। तो आपको असर्शन रीजन दे रखा है, असर्शन है वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल 0 होता है बच्चों। ऐसा इसलिए क्योंकि स्फेरिकल शेल के सेंटर से लेकर के सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और अगर आप वर्क डन निकालेंगे तो Q इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी 0 है तो वर्क डन 0 है, बिल्कुल सही बात है असर्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे इन्होंने वही लिख दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल कांस्टेंट होता है और सरफेस के बराबर भी होता है। तो असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। पोटेंशियल शेल के अंदर कांस्टेंट होता है, तो अगर आप एक चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली में 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दो चार्जेस Q1 और Q2 हैं, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर दिख रहा है। थर्ड चार्ज Q3 को क्या किया, मूव्ड अलोंग C to D पाथ में ले गए, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी, इफ द डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ Q3 फ्रॉम C to D इज, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देखना है आपको, ठीक है। तो आइडियली हमें क्या करना है, पहले जब चार्ज C पे है तब वहां पर पोटेंशियल निकालना है दोनों की वजह से। तो KQ1/0.4 और KQ2 ये आपका 0.5 हो गई दूरी, है ना। KQ2/0.5 है ना, 0.5 सही है। और अगर हम इसको D पे ले आए तो पोटेंशियल कितना होगा, तो पहले चार्ज की वजह से तो वही रहेगी दूरी, KQ1/0.4 ही रहेगा क्योंकि ये दूरी अभी भी 40 है, ठीक है, सेंटीमीटर में। और वो हो जाएगा आपका KQ2 अब Q2 और D के बीच में 0.1 की दूरी हो जाएगी। तो अगर आप C और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं, अब अगर आप एनर्जी निकालना चाहते हैं तो एनर्जी के लिए आप Q3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। तो यहाँ पर Q3 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेसिकली, है ना। अब आपको चाहिए एनर्जी का डिफरेंस, तो एनर्जी का डिफरेंस आप इनिशियल लिख दीजिए, इसको आप फाइनल लिख दीजिए। अब आप डिफरेंस निकाल दीजिए तो ये हो जाए आपका फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो Q1/0.4 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, KQ2 Q3 1/0.1 माइनस 1/0.5। मुझे तो यही लग रहा है देखने में, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला है, K आपको कांस्टेंट चाहिए, Q3 भी चाहिए, और KQ3 आपको बाहर चाहिए। तो KQ3 बाहर लेके जो बच रहा है Q2 के साथ में वो बताना है। तो 0.5 माइनस 1.1 0.4 अपॉन क्या आएगा आपका, ऐसा कर लीजिए इसको ना आप, रुक जाइए, 0.1 माइनस 0.5 था ना, 0.1 माइनस 1/0.5, तो ये हो जाएगा आपका 10 -1 और ये हो जाएगा आपका 2।
तो 8Q2 आ गया बच्चों, 8Q2 और मल्टीप्लाइड बाय जो आपको चाहिए K इंटू Q3, वो तो चाहिए ही चाहिए, तो 8Q2 आपका आंसर रहेगा बच्चों। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। अगला सवाल है बच्चों कि दो लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, दोनों के बीच में दूरी 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ये कोई ट्राइंगल बना रखा है, ये तो पाइथागोरस से 4 सेंटीमीटर दिख ही रहा है, ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम V है, तो प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, तो इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, वो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय इनके बीच की दूरी जो कि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीटर में बदला नहीं है, अभी बदल लेंगे जरूरत पड़ी। द पोटेंशियल डिफरेंस विद द पॉइंट्स A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो A पॉइंट इस सरफेस पे लाई कर रहा है, तो ये बेसिकली इक्विपोटेंशियल सरफेस है। A और C पॉइंट लाई ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो हमें बेसिकली A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है या C और B के बीच का बताना है, एक ही बात है, क्योंकि VA और VC तो इक्वल है, क्योंकि VA और VC इक्वल है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो अब आपको निकालना है A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या C और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस एक ही बात है, और वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू 4 सेंटीमीटर। अब अगर आप डिवाइड करते हैं तो V अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस इज 10/4, तो यहाँ से आपका पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है 2/5V बच्चों। 2/5V आंसर रहेगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। ये भी एक टाइप है। आपने देखा कि हमने हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई टाइप करी है बच्चों, है ना। अब ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस पे बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन आ जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की इक्वेशन पूछ लेते हैं, ये भी एक टाइप हो जाती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस तो सबको बनाना आता है, पॉइंट चार्ज की वजह से, डाइपोल की वजह से, यूनिफॉर्म फील्ड में, है ना, दो इक्वल पॉइंट चार्जेस के लिए, लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस की इक्वेशन जो है बहुत तगड़ा सवाल हो जाता है। तो ये देख लीजिए कैसे करेंगे। तो आपको बोला गया 3 लीनियरली चार्ज वायर्स हैं, लॉन्ग वायर्स हैं, इनफाइनेटली लॉन्ग वायर्स हैं, और आपने एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग और एक जेड एक्सिस के लॉन्ग रख दिया है, ठीक है। आपने तीनों को अलग अलग रख दिया, राइट। लीनियर चार्ज डेंसिटी आप तीनों की लैम्डा दे रखिए, ठीक है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा इक्विपोटेंशियल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले तो याद रखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है -dV/dr। तो यहाँ से अगर आपको पोटेंशियल निकालना है -dV, तो वो होगा माइनस का E.dr, ठीक है। dV निकालना है तो -E.dr होगा। तो अगर आपको पोटेंशियल निकालना है किसी उसकी वजह से, वायर की वजह से, तो λ/2πε0r dr, तो पोटेंशियल आएगा -λ/2πε0 कांस्टेंट है, ln r प्लस सम कांस्टेंट, ठीक है। तो प्लस सम कांस्टेंट को हम फिलहाल के लिए बाउंड्री कंडीशन के लिए मान लेते हैं कि कांस्टेंट नहीं भी है तो भी चलेगा। तो हम वैसे तो होता ही है, बाउंड्री कंडीशन के लिए इसको 0 ले लेते हैं अभी के लिए, ठीक है। मान लीजिए इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 था तो r पे निकालना है, अगर हम बाउंड्री कंडीशन लेते तो ये c कांस्टेंट 0 आ जाता। अब आप तीनों, ये R1 हो गया एक वायर का, तो ऐसे तीनों की वजह से जो पोटेंशियल होगा किसी एक जनरल पॉइंट पे, है ना, वो हम देख लेते हैं। तो ये आएगा -λ/2πε0 ln r1 ln r2 और ln r3। तो अगर हमने ना एक पॉइंट ले लिया कोई भी जनरल x y z, x, y, z, तो x एक्सिस से पॉइंट की दूरी होती है √y² + z², ठीक है। y एक्सिस से दूरी आएगी पॉइंट की √x² + z², और z एक्सिस से दूरी आएगी पॉइंट की √x² + y²। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बट अपनी वैरायटी का एक अलग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने करा दिया, ठीक है। देखिए अब तगड़ा क्वेश्चन है, आसान नहीं है, बट ठीक है, एक ऐसा मार्केट में अलग से क्वेश्चन है तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो क्या आएगा, ठीक है, ये आपको कांस्टेंट चाहिए, पोटेंशियल तीनों की वजह से कांस्टेंट चाहिए। ln A + ln B + ln C हो जाएगा। ln, मैं बाकी सबको तो हटा ही दिया, ln r1 r2 r3 आपको बेसिकली कांस्टेंट चाहिए, है ना बच्चों। तो अब ये क्या आएगा आपका, बेसिकली आपको r1 × r2 × r3 कांस्टेंट चाहिए। तो आप स्क्वायरिंग भी कर सकते हैं, r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर, कांस्टेंट का स्क्वायर फिर एक कांस्टेंट होता है, ये चाहिए। तो ये क्या हो गया, x² + y² + z² और z² + x², आपको एक कांस्टेंट चाहिए। थोड़ा फास्ट कर रहा हूं बच्चों बस क्वेश्चन, जिससे कि आपका समय वेस्ट ना हो, ठीक है। ए ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों ये वाला सवाल क्या बोल रहा है। एक इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कौन सा ग्राफ इसमें इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर लीजिए एक, ये आपका एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, ओके। अब आपका एक इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहा है, इसको -q चार्ज ले लेते हैं,
है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इस पे सेंट्रीपिटल फोर्स देगा इसको, ठीक है। तो mv²/r इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय वायर की इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज λ/2πε0r, r से r उड़ा दीजिए। तो mv² आपका कुछ कांस्टेंट आ रहा है, उसमें r नहीं आ रहा, तो आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो वैसे भी क्या ही फर्क पड़ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। ये ऑप्शन करेक्ट है, r पे डिपेंडेंट नहीं आ रही बच्चों काइनेटिक एनर्जी। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है मार्केट का, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन में गिना जाता है ना। आइए बच्चों देखते हैं एक बार ये वाला सवाल क्या पूछता है। तो सवाल बहुत अच्छा है ये वाला। द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस +q एंड -q, ठीक है, इज 2l। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2l, ठीक है, और इनका नेगेटिव से पॉजिटिव डायपोल मोमेंट वेक्टर होता है, तो ये डायपोल मोमेंट वेक्टर है इसका, ओके, नो प्रॉब्लम। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P, अच्छा एक और है, +2q एंड -4q, 2q के बीच में डिस्टेंस है 4l। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बताना है P पॉइंट पे r डिस्टेंस पे। आप मान लीजिए r बहुत बड़ा है l से, और ये आपको गिवन है QL/r², तो अल्फा कितना होगा। अच्छा, तो यहाँ एक क्लेश है, यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव में दूसरा वाला जो डाइपोल है, ये वाला बड़ा वाला डाइपोल, उसका डायपोल मोमेंट ऐसे डायरेक्टेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी यहाँ पर, ठीक है। हाँ, तो अगर पहले वाले का डायपोल, तो हमें पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KP cos θ/r² नहीं होता, KP.r होता है ना, अपॉन r²। तो बेसिकली आपको डायपोल मोमेंट और r वेक्टर के बीच का एंगल भी तो देखना है, तो यहाँ तो एंगल 60 डिग्री लेंगे, बट इस वाले के लिए तो एंगल 120 डिग्री लेंगे ना, पीले वाले के लिए। तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन हो गया बच्चों, है ना। चलिए, तो पोटेंशियल क्या आ जाएगा, K पहले वाला डाइपोल मोमेंट और r के बीच में 60 डिग्री, KPr cos 60 को मैं हाफ लिख देता हूँ, ठीक है। तो r तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि r कैप का मैग्नीट्यूड तो 1 है, तो KP × ½ r² रहेगा, ओके। तो ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका जो भी KP/2r²। दूसरे वाले का पोटेंशियल क्या आएगा, दूसरे वाले डाइपोल का, उसमें एंगल ना डाइपोल मोमेंट और r वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री रहेगा, और cos 120 -½ होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। प्लस K, और डाइपोल मोमेंट कितना है उसका, चार्ज डबल है तो डाइपोल मोमेंट डबल, लेंथ भी डबल हो गई है 4l, तो और डबल, तो 4 टाइम्स हो गया डाइपोल मोमेंट, उसका डाइपोल मोमेंट 4p हो गया, और वही रहेगा -½ डिवाइडेड बाय r²। तो नेट पोटेंशियल निकालना है, बस हमें ऐड कर देना है। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल क्वेश्चन हो गया है, तो ठीक है। पोटेंशियल ये एक अलग टाइप हो गई कि दो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल निकालना, और आपको इसकी पोटेंशियल की वेक्टर फॉर्म पता होना चाहिए, KP.r होता है। आप सिर्फ फॉर्मूला KP cos θ याद करेंगे तो आप फंस जाएंगे, है ना बच्चों। आइए, तो KP/2r² -4 KP/2r², सही है बच्चों। यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, देखिए ये आ जाता है हमारा, अगर हमने कॉमन लिया KP/2r², तो ये 1 - 4 आ जाता है, जो कि -3 KP/2r² रहेगा, ठीक है बच्चों। हाँ, अब आपको P की जगह Q × 2l भी डालना पड़ेगा, तो -3 K Q × 2l डिवाइडेड बाय 2r²। मुझे लग रहा है कि हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए 2 से 2 उड़ा दीजिए, तो QL तो बाहर ही था, तो QL/r² तो रहने ही दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद ना K की वैल्यू डालेंगे तो 9 × 10⁻9 होती है, तो 10⁻9 भी अलग है, ये अल्फ़ा ये है आपका, माइनस भी बाहर है, तो अल्फ़ा बेसिकली आपका 27 है, अल्फ़ा आपका बेसिकली 27 है। तो इन्होंने बोला -अल्फ़ा QL/r² × 10⁻9 है, तो अल्फ़ा क्या आ रहा है आपका 27 आ रहा है बच्चों। बहुत ही बढ़िया, शानदार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। आप लिखिएगा कमेंट्स में अगर आपको क्वेश्चन में मज़ा आया तो, पर्टिकुलरली इस वाले में। तो कॉन्सेंट्रिक शेल का क्वेश्चन हम कैसे भूल सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक शेल भी एक शानदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है। 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं जिनका नाम XYZ है, कॉन्सेंट्रिक है तो एक X हो गई, चलिए एक Y हो गई और एक Z हो गई, ठीक है। 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, और कुछ बोला है, इनकी रेडियस भी ABC है, इसकी रेडियस A, इसकी रेडियस B, इसकी रेडियस C है। अब क्या बोल रहे हैं, A B C सही बनाया, चलिए बच गए। हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसकी सिग्मा है, इसकी माइनस सिग्मा है और इसकी सिग्मा है, ठीक है। X और Z का पोटेंशियल सेम है, ठीक है। ABC दे रखा है, A और B, तो C पूछा है, हाँ ठीक है। चलिए, तो पहले तो देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, अगर आपको इनसाइड से लेके सरफेस तक निकालना है तो सिग्मा r/ε0 इनसाइड से लेकर के सरफेस तक, ठीक है, सही है। ये आप निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है एक्चुअली में
के क्यू बाय कैपिटल आर इनसाइड से लेके सरफेस तक, और के क्यू बाय स्मॉल आर आउटसाइड के लिए। हाँ सही है, यानी के हो गया आपका 1/4πε0 है ना, और ये हो गया आपका सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाय आर, यहाँ भी वही हो गया 1/4πε0, और ये हो गया आपका सिग्मा इंटू 4πr² डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। तो ये क्या आ जाएगा आपका, काटापीटी करेंगे तो देखिए 4π से 4π आप तबाह कर दीजिए, तो आ जाएगा आपका सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि मैंने बताया था, और ये आ जाएगा आपका सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर। तो बेसिकली आपके पोटेंशियल के ये फॉर्मूले हैं आउटसाइड के लिए और सरफेस के लिए, इनसाइड से लेके सरफेस तक। तो ये पोटेंशियल का फॉर्मूला एक बार आप लिख लीजिए, सिग्मा r बाय एप्सिलॉन नॉट किसी भी शेल के इनसाइड से सरफेस तक, और सिग्मा r² बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू स्मॉल आर फॉर आउटसाइड। अब आप देखिए पोटेंशियल x पे क्या होगा, क्विकली देखिए अब आप x पे पोटेंशियल कैसे निकलेगा अंदर वाली शेल पे। तो अंदर वाली शेल के लिए तो सारी शेल्स का यही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि या तो शेल के सरफेस पे है पॉइंट, या फिर उस किसी भी शेल के अंदर है। तो a की इस वाली शेल की वजह से सिग्मा a बाय एप्सिलॉन नॉट, b वाली शेल की वजह से माइनस सिग्मा इंटू b बाय एप्सिलॉन नॉट, तीसरी वाली शेल की वजह से सिग्मा इंटू c बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया x पे पोटेंशियल, जो कि आपका आया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन a माइनस b प्लस c इंडीड। तो ये x पे पोटेंशियल है आपका, जीवन में काम आएगी ये डेटा कभी ना कभी, विच इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a माइनस b प्लस c इंडीड। अब आपको z पे पोटेंशियल निकालना है, और x और z का किन दो का सेम है, x और z का ही पोटेंशियल सेम है, सही। अब आपको z पे पोटेंशियल निकालना है, तो देख लीजिए z पे पोटेंशियल कैसे निकलेगा। z पे पोटेंशियल एक बार देख लीजिए कैसे निकलेगा। z पे पोटेंशियल के लिए इस वाली शेल के लिए आउटसाइड का फॉर्मूला सिग्मा a² बाय एप्सिलॉन नॉट c, इस वाली शेल के लिए भी आउटसाइड का फॉर्मूला सिग्मा b² बाय एप्सिलॉन नॉट c, तीसरी वाली का सेम है सिग्मा c बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन लीजिए, तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो a² माइनस b² है ना, इसके नीचे भी c लिख दीजिए, तो प्लस c² आपका बाय c आ गया। सही लग रहा है बच्चों, ठीक ही लग रहा है अभी तक तो, है ना। a² माइनस b² c से मल्टीप्लाई डिवाइड किया प्लस c² बाय c। सही है बच्चों। अब आप x और z के पोटेंशियल को इक्वल कर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कर रहा, मतलब अदरवाइज नहीं करता मैं, एज पर द क्वेश्चन, एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो x पे पोटेंशियल है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a माइनस b प्लस c, और इस पे पोटेंशियल है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट a² माइनस b², ठीक है, और बाई प्लस c² बाई c। सही लग रहा है। चलिए आइए देखते हैं बच्चों अब क्या आएगा कहानी, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसमें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट उड़ा देते हैं, ठीक है, और हम ऐसा करते हैं ABC की वैल्यू डाल देते हैं। A2 है, B3 है, तो 2 माइनस 3 प्लस C इज इक्वल टू एक्सक्यूज मी, बस अब हमें सॉल्व करना है। तो -1 प्लस C माइनस C प्लस c² इज इक्वल टू 4 माइनस 9 प्लस c² से c आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। बच्चों बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन था मार्केट का, उसमें भी थोड़े से चेंजेस करके और अच्छा क्वेश्चन बना दिया गया बच्चों, है ना। चलिए आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, फॉर अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल पोटेंशियल कैसे वेरी करता है। तो शेल के लिए अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, शेल है शेल, और बाहर वेरी करता है 1/r से। तो ये बिल्कुल सही क्वेश्चन का आंसर हो गया, बड़ा सिंपल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया, बट पॉपुलर है इसलिए मैंने आपको कराया। ये भी एक वैरायटी का सवाल होता है अपने आप में, ग्राफ बेस्ड, ठीक है बच्चों। अगला सवाल देख लीजिए क्या होता है हमारा। फॉर अ चार्ज स्फेरिकल बॉल द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनसाइड द बॉल वेरीज एज। तो एक चार्ज स्फेरिकल बॉल है, तो ये नॉन कंडक्टिंग बॉल है, याद रखिएगा। नॉन कंडक्टिंग बॉल के लिए पोटेंशियल है 2ar² प्लस b। dv बाई डी आर क्या आएगा आपका, ये आएगा 4ar। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस की dv बाई डी आर, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी -4ar। और क्या आपको पता है कि नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती है ऐसे, इनसाइड के लिए ρr/3ε0 या 3ε m, जो भी मटेरियल है उसके हिसाब से, ठीक है। और इनसाइड के लिए ये आता है, सरफेस के लिए KQ/r² आता है ना, और आउटसाइड के लिए KQ/r² आता है फॉर आउटसाइड, ठीक है ना बच्चों। आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि इनसाइड बोला है, पोटेंशियल इनसाइड बोला है ना, एट r डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, हाँ इनसाइड ही बोला है, तो ρr/3ε0। मैंने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो मुझे ये डेटा याद ही था कि ऐसा कुछ ही है।
माइनस 12 ए एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर 12, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं है, लैम्डा कोई कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू अभी 12 आ गई है बच्चों। आई होप आप समझ गए। एप्सिलॉन लिखा है तो एप्सिलॉन एम भी यूज़ कर सकते थे नॉन कंडक्टिव मीडियम के अंदर, तो मैंने एज इट इज़ नॉट लिख दिया, कोई बात नहीं। आइए बच्चों हम एक बार सवाल देखते हैं। पोटेंशियल के दो और टाइप के सवाल रह गए हैं हमारे। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक हाफ रिंग्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 क्या होगा? तो एक कॉन्सेंट्रिक रिंग की रेडियस है R1, इसकी रेडियस है R1, ठीक है, और एक और रिंग है उसकी रेडियस है R2, ठीक है, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इसकी रेडियस है R2, और इन आपको पोटेंशियल बताना है। दोनों की लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो ये लैम्डा क्या होगा यहाँ पर? लेंथ पाई R1, रुक जाइए, चार्ज क्या होगा पहले वाले पे येलो वाले पे चार्ज होगा लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू उसकी लेंथ। दूसरे वाले पे चार्ज क्या होगा? लीनियर चार्ज डेंसिटी इनटू उसकी लेंथ पाई R2। तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसे निकलेगा? दोनों का पोटेंशियल सिंपली ऐड करना है, तो K Q1 बाय R1 प्लस K Q2 बाय R2, सही है। K को अब आप कॉमन ले लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए। अब देखिए Q1 बाय R1 क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू पाई, इधर भी Q2 बाय R2 क्या आ जाएगा? लैम्डा इंटू पाई। तो ये आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अच्छा क्वेश्चन है मार्केट का, बड़ा अच्छा पॉपुलर MCQ है मार्केट का बच्चों, एक बार चेक कर लें हम। लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही लग रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पोटेंशियल तो सिंपली KQ बाय R लिया, हाफ रिंग के लिए फुल रिंग के लिए फर्क नहीं पड़ता ना बच्चों पोटेंशियल में, क्योंकि पोटेंशियल तो स्केलर है ना, वेक्टर तो है नहीं। 8 सिमिलर ड्रॉप्स ऑफ मर्करी आर मेंटेन्ड एट पोटेंशियल, तो एक स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल क्या है? 12 वोल्ट है, ओके, सही है। ऑल दी स्फेरिकल ड्रॉप्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप विल बी, E इज द एनर्जी ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो क्या करूं मैं? तो आपको पता है ना, ये तो आप क्या करते हैं इसमें, मैं नहीं करवा रहा, मतलब आप एक बड़ी ड्रॉप बनाते हैं, हर एक ड्रॉप का चार्ज ऐड करके, एक स्मॉल ड्रॉप पे चार्ज किए हुए, बड़ी ड्रॉप पे चार्ज कैपिटल किए हुए, और दूसरा कॉन्सेप्ट आप यूज़ करते हैं कि बड़ी वाले की वॉल्यूम होगी n टाइम्स छोटे वाले की वॉल्यूम। उसके बाद आप ना इसको पूरे को सॉल्व करते हैं, तो बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल निकालते हैं KQ बाय R से। तो याद रखिए बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल होता है n की पावर 2/3 पोटेंशियल ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। अगर आप एनर्जी निकालते हैं, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, बहुत बार आप कर चुके होंगे, n की पावर 5/3 एनर्जी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, ठीक है। और कैपेसिटेंस निकालना है अगर आपको बिगर ड्रॉप का, तो वो होगा n की पावर 1/3 कैपेसिटेंस ऑफ स्मॉलर ड्रॉप। तो यहाँ पर बेसिकली एनर्जी पूछी गई थी, तो 8 की पावर 5/3 टाइम्स ऑफ एनर्जी ऑफ स्मॉलर ड्रॉप, यानी 2 की पावर 5, 32 टाइम्स ही हो जाएगा, 32 टाइम्स, ठीक है बच्चों, आप समझ गए, राइट। चलिए 12 वोल्ट फालतू दे रखा था। आइए बच्चों देखते हैं ये सवाल हमसे क्या पूछ रहा है, इस टाइप के सवाल को देखते हैं जिसमें एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे सवाल आ जाते हैं, ठीक है। तो आइए ये वाला सवाल है हमारा, दो कैपेसिटर C1 और C2 है, पैरेलल में कनेक्ट किया आपने बैटरी से, दोनों के लिए पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। चार्ज टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, ठीक है। तो U1 और U2 एनर्जी स्टोर्ड है, C1 और C2 कैपेसिटर, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, एनर्जी का फॉर्मूला तो हाफ CV² ही होता है ना। तो अगर आपने पोटेंशियल कांस्टेंट लिया है तो एनर्जी कैपेसिटेंस के प्रोपोर्शनल है, जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, और Q = CV है, V कांस्टेंट, तो जिसका कैपेसिटेंस ज़्यादा है उस पर चार्ज भी ज़्यादा है। तो अगर C2 बड़ा है C1 से तो एनर्जी U2 बड़ी होगी U1 से, ये भी ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, बेसिकली आप ऐसे समझिए कि इस ग्राफ को अगर रिलेट करना है तो इस ग्राफ में ना, क्योंकि आपका जो Q2 है वो ज़्यादा आ रहा है, Q2 जो है वो Q1 से ज़्यादा आ रहा है, तो वोल्टेज तो सेम है, तो C2V ज़्यादा आ रहा है C1V से, तो इससे हम कह रहे हैं कि C2 बड़ा है C1 से, और अगर C2 बड़ा है C1 से तो एनर्जी भी U2 बड़ी होगी U1 से। तो ग्राफ का यूज़ यहाँ पर हो गया, वही मैं सोच रहा था कि ग्राफ का यूज़ क्यों है। तो ग्राफ क्योंकि Q2 ज़्यादा आ रहा है Q1 से, Q2 की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू ज़्यादा आ रही है Q1 से फुल्ली चार्ज होने के बाद में, तो किसका मतलब C2 कैपेसिटेंस बढ़ा है, और C2 कैपेसिटेंस बढ़ा है तो एनर्जी भी बढ़ी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है बालकों कि एक 600 पिकोफैरेड का कैपेसिटर है, 200 वोल्ट तक चार्ज किया, तो C1 कैपेसिटेंस है आपका 600 पिकोफैरेड, ठीक है। आपने चार्ज किया उसे 200 वोल्ट लगा के, ठीक है। इट इज देन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, और एक अनदर
अनचार्ज कैपेसिटर आपने 600 पिकोफैरेड का लगा दिया, तो C1 आपका 600 था और C2 कैपेसिटेंस भी आपका 600 ही है। उसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कॉमन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस्ट इन द प्रोसेस। तो कुछ नहीं है बच्चों, पहले तो कॉमन पोटेंशियल निकाल दीजिए। पहले क्या चार्ज था C1 V1, दूसरे वाले पे 0, बाद में C1 प्लस C2 इंटू V हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका C1 कितना है 600 इंटू 200, इसको C ले लीजिए, 600 भी छोड़िए, तो C इंटू 200 इज इक्वल टू 2C इंटू कॉमन पोटेंशियल। तो यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल बाद में 100 आ जाता है। एनर्जी लॉस्ट का आप चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2, और चाहे तो आप वैसे भी एनर्जी निकाल सकते हैं, इनिशियल कितनी एनर्जी थी, बाद में कितनी रह गई। तो यहाँ तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख दिया, क्यों मेहनत करें इतनी हम। तो ये C कैपेसिटेंस पोटेंशियल था 200, V1 पहले था 200, V2 था नहीं, एक अनचार्ज कैपेसिटर था, तो है ना। तो 200 माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स 2C। ठीक है बच्चों, तो अब देख लीजिए जो भी आ रहा है आंसर, C से C उड़ा दीजिएगा, कैपेसिटेंस की वैल्यू डाल दीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, आपके हिस्से का काम रहेगा। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉमन पोटेंशियल लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस पे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, ये तो वही है बेसिकली। वैसे तो ये तो वही शेयरिंग ऑफ चार्जेस का। ये कैपेसिटर है 6 माइक्रोफैरेड का और इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज 5 वोल्ट लगा दी। ठीक है, V1। फिर कह रहे हैं बैटरी रिमूव कर दी, एक और कैपेसिटर हमने 12 माइक्रोफैरेड का लगा दिया, इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो चार्जेस फ्लो करेंगे जब तक इक्विलिब्रियम नहीं आ जाएगा। इसका मतलब जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाएगा तब तक चार्जेस फ्लो करेंगे। पहले इसका पोटेंशियल V1 5 वोल्ट था, फिर हमने बैटरी हटा के इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो पोटेंशियल V हो जाएगा। बस इतना ही बोला है। क्या बोला है, चार्जेस ऑन द कैपेसिटर। तो आप कॉमन पोटेंशियल निकाल दीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला था, याद करिए कॉमन पोटेंशियल का, है ना, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कॉमन पोटेंशियल क्या आ रहा है आपका, देख लीजिए। एक का कैपेसिटेंस C ले लीजिए, वोल्टेज 5 है, तो दूसरे का कैपेसिटेंस 2C ले लीजिए, वोल्टेज 0 है, अपॉन C प्लस 2C। तो यहाँ से वोल्टेज आ जाएगी कॉमन पोटेंशियल आपकी 5/3 वोल्ट। बस 5/3 आ गई। तो चार्ज कैसे निकलेगा, Q1 निकलेगा C इंटू V, 6 इंटू 5/3, तो इस पर आएगा 10 माइक्रोकूलम, और 12 इंटू 5/3, तो इस पर चार्ज आएगा 20 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम आंसर रहेगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। आइए बच्चों, मैंने ये सवाल आपको आज टेलीग्राम पे भी शेयर किया है, ठीक है, और मैंने बोला कि ऐसा ये क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें हम बिना पेन लगाए कर सकते हैं। तो समझ लीजिए, पहले तो मैं बिना पेन लगाए बता देता हूँ आपको। ये चार्ज आपने बोला गया है इसमें कि 6 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर में कितना चार्ज होगा अगर ए और बी आर ज्वाइंड बाय अ कनेक्टिंग वायर। अगर आपने ए और बी को एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया है ना, तो 6 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा। तो वैसे तो मैं आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज आप देखें तो यहाँ पर 9 वोल्ट और 0 वोल्ट है, तो एक्चुअली में 9 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब रेजिस्टर्स को कंसीडर करिए, तो वोल्टेज इधर 6 वोल्ट आएगी, इधर 3 वोल्ट आएगी। वोल्टेज डिवाइडर रूल, जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी ही वोल्टेज होगी, उसी के रेशियो में, मतलब उसी के प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज आएगी। तो इस पर 6 वोल्ट आ रही है, इस पर 3 वोल्ट आ रही है। 6 वोल्ट तो इसके अक्रॉस भी 6 वोल्ट, और चार्ज के लिए CV 6 इंटू 6 36 माइक्रोकूलम। आइए लेकिन मैं आपके लिए सॉल्व करता हूँ प्रॉपरली, जिनको हवा में समझ नहीं आया आंसर। ठीक है, तो ये 9 वोल्ट रहा आपका, है ना। अगर आप वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएं तो इधर मिलेगा 6 वोल्ट और इसको मिलेगा 3 वोल्ट। तो यानी कैपेसिटर को भी इसको 3 वोल्ट मिल रहा है और इसको यहाँ पर आपको 6 वोल्ट मिल रहा है। तो चार्ज क्या होता है, कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज, 36 माइक्रोकूलम आपका आंसर रहेगा बच्चों। आसान सवाल था, 36 लिख लीजिएगा, और यहाँ पर और क्या है, आंसर 36 माइक्रोकूलम है। आइए बालकों, MCQ क्वेश्चंस में आपकी अप्रोच MCQ वाली होनी चाहिए, है ना बालकों। क्वेश्चन क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टेयर लाइक दिख रहा है, क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। तो भाई देख लीजिए आप, इनके बीच की दूरी b है, तो एप्सिलॉन नॉट, सारे पैरेलल में ही मानेंगे ना आप, क्योंकि अलग अलग प्लेट्स ही हैं बेसिकली, प्लेट की शेप चेंज करी हुई है। तो पहले वाले का एप्सिलॉन नॉट a बाय, पहले का एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय b, कौन सा वाला हो गया, ये वाला हो गया। फिर एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय 3b प्लस एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय 3b, फिर एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय कितना, 1 2 3 4 5 5b। एलसीएम रहेगा यहाँ पर 15b आपका एलसीएम है, तो यहाँ पर 15 एप्सिलॉन नॉट एरिया प्लस 5 एप्सिलॉन नॉट एरिया प्लस 3 एप्सिलॉन नॉट एरिया। सही लग रहा है बच्चों। हाँ 23, तो 23 एप्सिलॉन नॉट 23, 23
23 एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय 15 इंटू बी। इन्होंने क्या बोला था, x बाय 15, तो x आपका 23 है। आप समझ गए ना बच्चों क्यों पैरेलल में क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर हम पूरी प्लेट पे एक पोटेंशियल ले लेते हैं V1, है ना, और अगर हम दूसरी पूरी प्लेट पे एक पोटेंशियल ले लेते हैं बालकों V2, तो ये तो सेम पोटेंशियल ही है ना, इसके अक्रॉस भी V1 V2, इसके अक्रॉस भी V1 V2, इसके अक्रॉस भी V1 V2, तो तीनों पैरेलल में होंगे, पैरेलल में सिंपली ऐड हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, आइए मेथड ऑफ कॉमन पोटेंशियल नेट कैपेसिटेंस निकालने का। तो हमने ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है। यहाँ पोटेंशियल V1, यहाँ भी V1, अगर यहाँ V2 तो यहाँ भी V2, तो यहाँ भी V2 और यहाँ V3, तो ये दो कैपेसिटर तो आपके शॉर्ट हो गए क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस V2 हो गया, तो यहाँ पर आपका ये दो शॉर्ट हो गए। अब आप V1 लिख लीजिए, V3 लिख लीजिए और बीच का एक पॉइंट V2 लिख लीजिए। इसके अक्रॉस आपका V1 V2 है, V1 V2 के बीच में कनेक्ट कर दीजिए। इसके अक्रॉस V1 V2 है, ये भी V1 V2 के बीच में कनेक्ट कर दीजिए। इसके अक्रॉस V1 V2 है, इसको भी V1 पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए तीनों को। और V2 और V3 के बीच में एक ही कैपेसिटर बचा, वो दो शॉर्ट हो चुके हैं बच्चों। ठीक है, तो 24 और 8 सीरीज में, 8 8 8 पैरेलल में 24 हो गए, 24 इंटू 8 अपॉन 24 प्लस 8 32, यानी 3/4, यानी 6 माइक्रोफैरड आंसर रहेगा आपका। ठीक है बच्चों, 6 माइक्रोफैरड आंसर है। लिख लीजिए वहाँ, फिल इन द ब्लैंक है भाई, जेई वाले जैसे देते हैं ना न्यूमेरिकल वैल्यूज, 6 माइक्रोफैरड आंसर है। आसान सवाल बालकों। आइए बालकों देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल देख लेते हैं बच्चों कैसे होगा। 4 आइडेंटिकल रेक्टेंगुलर प्लेट्स हैं, इनकी प्लेट का एरिया ना देके लेंथ दे रखी है 2 सेंटीमीटर और विड्थ दे रखी है 3/2 सेंटीमीटर। बाद में जरूरत पड़ जाएगी कभी ना कभी। ठीक है, और अरेंज्ड एज शोन इन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी इज। ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। अच्छा चलिए, तो ए को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड ले लिया है ना, पॉजिटिव टर्मिनल से, और सी को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। सही है, ठीक है। हाँ, इसको नेगेटिव ले लेते हैं ऐसे, है ना बच्चों, इजी रहेगा। तो यहां हम इंडक्शन कर लेते हैं। इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा, इधर नेगेटिव इंड्यूस होगा, इधर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। तो बेसिकली 1 2 और 3 कैपेसिटर बन रहे हैं। ठीक है, तो इधर हम पोटेंशियल मान लेते हैं V1 इस प्लेट पे, पीली वाली प्लेट पे V1, हरी वाली प्लेट पे V2, और ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं, तो दोनों पे पोटेंशियल V3। तो इस पे भी V3 और इस पे भी V3। अब हमें जिनके बीच में नेट कैपेसिटेंस निकालना है उन्हें कोने में लिख देते हैं कि V1 इधर लिख दिया हमने और एक V2 हमने इधर लिख दिया, बीच में हमने एक बना दिया V3। अब हमें ज्वाइन करना है ये वाला कैपेसिटर V1 V3 के बीच में, तो लेट अस कॉल इट C। ये वाला कैपेसिटेंस V3 V2 के बीच में, लेट अस कॉल इट C। और एक और कैपेसिटर V2 V3 के बीच में, तो ये एक और C। बस बच्चों, C और C पैरेलल में 2C, तो यहाँ पर अब C और 2C आपका सीरीज में हो गया। नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा आपका, 2C/3 आएगा। नेट कैपेसिटेंस आपका बच्चों 2C/3 आएगा। ठीक है, अब C के लिए आप वैल्यू डाल दीजिएगा, ये आपके हिस्से का काम है। 2 एप्सिलॉन नॉट एरिया बाय 3 इंटू डी, है ना। D आपको D रखना है, D को D रखना है, एरिया को L इंटू बी रख दीजिएगा, प्लेट के एरिया को मीटर में चेंज करके, बाकी आपके हिस्से का काम रहेगा। ठीक है, आंसर लिख दीजिएगा कमेंट्स में क्या आया x की वैल्यू। ठीक है, चलिए आइए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक के क्वेश्चन करते हैं एक आध बालकों। क्वेश्चन है हमारा, स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड सेपरेशन 1.77 मिलीमीटर, ओहो, इज फिल्ड विद यूनिफॉर्म डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स 3 and 5 दिख रहे हैं as shown in figure. The another capacitor of capacitance 7.5 picofarad is connected in parallel with it. The effective capacitance of this combination is, ये कर लीजिएगा भैया, मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका सीरीज में है, तो इसमें अगर हम लिखते हैं C1 तो होगा K एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस आधा। C2 क्या होगा आपका, ये होगा आपका 3 एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डिस्टेंस आधा। C1 और C2 आपके सीरीज में है, तो C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि इस कैपेसिटर के साथ में स्पेस बिटवीन प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया दे रखा है, डिस्टेंस दे रखा है, D और A दे रखा है, गंदी वैल्यूज है मैं पुट नहीं कर रहा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल दे रखे हैं। इसके साथ एक और कैपेसिटर आपने 7.5 पिकोफैरेड का पैरेलल में लगा दिया, तो उसका 7.5 पिकोफैरेड एक और लेना है आपको। ठीक है, बस फिर नेट कैपेसिटेंस पूछा, तो बेसिकली आपको ये आंसर निकालना है।
बेसिकली आपको ये आंसर निकालना है ना। डिस्टेंस डिवाइड होता है तो सीरीज में होते हैं, तो ये दोनों पार्ट सीरीज में, ये एक कैपेसिटर है पूरा, इसके साथ में एक और कैपेसिटर आपने पैरेलल में लगा दिया, नेट कैपेसिटेंस पूछ रहे हैं। तो बेसिकली आप समझ गए कि क्या करना है। आगे हिस्से का काम आपके हिस्से का रहेगा। कैलकुलेशन ज़्यादा है बच्चों, आपके हिस्से की छोड़ दी मैंने कैलकुलेशंस। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। को क्वेश्चन क्या है हमारा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस 12.5 पिकोफैरेड इज चार्ज बाय अ बैटरी कनेक्टेड बिटवीन इट्स प्लेट्स टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कैपेसिटेंस है 12.5 पिकोफैरेड, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। बैटरी को कनेक्ट कर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दी इसके अंदर। अच्छा ठीक है, तो बैटरी डिस्कनेक्ट कर दिया आपने, बैटरी डिस्कनेक्टेड है, ठीक है। इस कैपेसिटर को चार्ज करें, बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी, फिर इसके अंदर आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी डाल दी जिसकी K की वैल्यू 6 है। तो आपसे पूछ रहे नई एनर्जी क्या होगी, बस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर इंसर्टिंग द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो भाई पहले एनर्जी कितनी थी बता दीजिए। अब जब पहले एनर्जी थी तो वो थी पहले एनर्जी हाफ C1V1 स्क्वायर। बाद में एनर्जी क्या होगी, जो भी चार्ज था वो आपको इनिशियली लेना है, कैपेसिटेंस चेंज हो गया, ठीक है, कैपेसिटेंस चेंज हो गया डाइलेक्ट्रिक डालने पे, तो चार्ज सेम रहेगा बैटरी डिस्कनेक्टेड में। तो पहले चार्ज कितना था, C1V1 ही था, 12 इंटू 12.5 10⁻⁻12 का स्क्वायर, है ना, और 2 टाइम्स बाद में कैपेसिटेंस कितना हो गया, तो ये हो गया आपका 6 गुना इसका, तो 25 12.5 का 6 गुना 75 हो गया, और ये है आपका पिकोफैरेड, ये 10⁻⁻12 बच्चों। तो ये आपकी एनर्जी आ गई फाइनली, क्योंकि चार्ज हमने सेम ले लिया, क्योंकि बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज आपका सेम रह जाता है, चार्ज आपका सेम रह जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते थे इसे कि अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाए तो फाइनल एनर्जी एक्चुअली में इनिशियल की K टाइम्स हो जाती है, K टाइम्स घट जाती है, ठीक है। बस अब आपसे चेंज पूछा है या डिक्रीज पूछा है तो U1 में से U2 आप माइनस कर दीजिएगा और देख लीजिएगा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, ठीक है। आपको अगर ये याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हमने कैपेसिटर को चार्ज किया बैटरी लगा के और उसके बाद हमने बैटरी कनेक्टेड रही, और बैटरी कनेक्टेड रहते रहते हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, हमने इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, तो क्या होता है इसमें, पोटेंशियल सेम रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अंदर कांस्टेंट रहती है। इसमें चार्ज आपका इंक्रीज हो जाता है, K से मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, एनर्जी आपकी K से मल्टीप्लाई हो जाती है, और क्या रह गया, कैपेसिटेंस आपका K से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आपने सिनेरियो ये किया कि बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी और बैटरी डिस्कनेक्ट करके आपने डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाली, तो डिस्कनेक्टेड बैटरी में यहाँ पर पोटेंशियल चार्ज आपका कांस्टेंट रहता है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, पोटेंशियल कम हो जाता है, एनर्जी K से कम हो जाती है, K से डिवाइड हो जाती है, और कैपेसिटेंस K से मल्टीप्लाई हो जाता है। उम्मीद है आप समझ गए, ठीक है। चलिए तो आइए बच्चों देखते हैं ये वाला सवाल क्या पूछ रहा है। अब a slab of dielectric constant K has the same area of cross section as the plates of capacitor, ठीक है, and thickness 3D/4, ठीक है। तो भाई एक कैपेसिटर था, उसका कैपेसिटेंस एरिया A था, उसके प्लेट्स के बीच की दूरी D थी और उसका कैपेसिटेंस था C0। अब इन्होंने बोला है इस कैपेसिटर के अंदर हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी है, ठीक है, और वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है वो है 3D/4, इंडीड थिकनेस कितनी है, 3D/4 है। अब आपसे बोल रहे हैं कि अब कैपेसिटेंस कितना होगा, तो फाइनल कैपेसिटेंस आपका होगा एप्सिलॉन नॉट एरिया डिवाइडेड बाय एयर कितने जगह पर है, D/4 इंटू एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और 3D/4 अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो भी उस स्लैब का है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कॉमन खेलें अगर, तो एप्सिलॉन नॉट A/4 एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1, ये बचा 3/K, ठीक है बच्चों। तो आप समझ गए क्या है, 4KC0 अपॉन K+3, 4KC0 अपॉन K+3 आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कुछ सवाल देख लेते हैं बच्चों। ये भी एक पॉपुलर सवाल है कि अगर हम दोनों प्लेट्स कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पे डिफरेंट चार्ज दे देंगे तो क्या कैपेसिटेंस बनेगा। तो देखिए कैपेसिटर बनेगा तब भी, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है, इसका मैं आपको शॉर्टकट सिखाऊंगा। टू आइडेंटिकल एक बहुत ही अमीर टीचर हैं यूट्यूब पे, उन्होंने जब शुरू में पढ़ाना शुरू किया था तो इस क्वेश्चन को कुछ 20-20 मिनट में सॉल्व करके दिखाया था, बड़ा पता नहीं क्यों। टू आइडेंटिकल थिन मेटालिक मेटल प्लेट्स हैज चार्ज Q1, तो इस पे चार्ज है Q1,
इस पे चार्ज है Q2, ठीक है, Q1 बड़ा है Q2 से। तो अब आपको बोल रहे हैं कि आप प्लेट्स को पास लाए तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है वो बनेगा या नहीं बनेगा। तो इसमें रीअरेंजमेंट हो जाता है चार्जेस का और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनता है। और इसका शॉर्टकट देखिए क्या होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है एक बार देख लीजिए। जो टोटल चार्ज है दोनों पे मिला के उसका आधा बिल्कुल यहाँ आ जाता है और उसका आधा यहाँ पर आ जाता है टोटल का। ये शॉर्टकट हो गया। जैसे 2 कूलम और 3 कूलम था तो 5 कूलम हो जाता, तो 2.5 इधर आ जाता, 2.5 इधर आ जाता। अब यहाँ पर आप क्योंकि इस पूरी प्लेट पे Q1 चार्ज था, Q1 में से इसे माइनस करेंगे तो इस सरफेस पे कितना आएगा, Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 बाई 2। तो कितना आ गया 2Q1, तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 इस पे चार्ज आएगा इस सरफेस पे, Q1 माइनस Q2 बाई 2। तो इस पे इसका उल्टा आएगा माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2 बाई 2, है ना। पोटेंशियल आपको चार्ज पता लग गया है। और क्या बोला गया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई कैपेसिटेंस, Q बाई कैपेसिटेंस, है ना। तो Q आपका चार्ज है, पॉजिटिव वाला ले लेते हैं क्योंकि Q1 बड़ा है Q2 से, Q1 माइनस Q2 बाई 2C। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मार्केट का बच्चों, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आइए बच्चों देखते हैं कैपेसिटर और आरसी सर्किट पे क्या सवाल बन सकते हैं अब हमारे पास। तो देखिए, इन द सर्किट शोन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर n माइक्रो जूल है, तो आपको बताना है n की वैल्यू क्या होगी। तो आइए मैं इस क्वेश्चन को बहुत क्विकली करके दिखाता हूँ। तो आपको ये समझ आ गया कि इन पॉइंट्स के अक्रॉस 12 वोल्ट का वोल्टेज डिफरेंस है। तो अब अगर स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जाएगा नहीं, तो 4 ओम और 2 ओम में आप पोटेंशियल को बेसिकली डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा आपका, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा 2:1 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा ना वोल्टेज, 12 वोल्ट रेजिस्टर के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना कंज्यूम कर रहा है, 8 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, और ये बचा हुआ कितना कंज्यूम कर रहा है, 4 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर 1:3 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब इधर ये 3 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है और इधर ये 9 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही है। अगर हमने मान लिया कि ये 0 वोल्ट पे है पॉइंट, तो ये बैटरी की वजह से ये पॉइंट 12 वोल्ट पे हो गया। अब अगर ये 8 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट आ जाएगा। और अगर ये 3 वोल्ट कंज्यूम कर रहा है तो यहाँ पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 9 वोल्ट आ जाएगा। कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, पोटेंशियल के कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5 आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस है ये, डेल्टा वी है ये, ठीक है। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ सी डेल्टा वी का स्क्वायर हो गई। तो ये हो जाएगा आपका कैपेसिटेंस 6/2 इंटू 5 का स्क्वायर, आपका 75 माइक्रोजूल आंसर रहेगा। एन की वैल्यू 75 है। देखा आपने बालकों, क्वेश्चन कितना आसानी से कर लिया हमने। आइए बालकों ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कैपेसिटर सर्किट का। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बिना कलम लगाए कर सकते हैं आप। 50 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर पे चार्ज बताना, तीनों रजिस्टर बराबर है, 2, 2 और 2, 6 वोल्ट की बैटरी है, तो सब बराबर बराबर वोल्टेज खाएंगे। 2 वोल्ट ये खाएगा, 2 वोल्ट ही ये खाएगा और 2 वोल्ट ही ये खाएगा। तो इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा, CV, C इंटू वी 100 माइक्रो कूलम आंसर रहेगा बालकों। आसान सवाल, बहुत ही प्यारा और बहुत ही आसान और बहुत ही मासूम सवाल। आइए आरसी सर्किट पे 1-2 सवाल देखते हैं बालकों। देखिए, आपको बोला गया चार्ज ऑन द कैपेसिटर स्टेडी स्टेट में बताना है। तो पहले आप सर्किट में करंट निकालिए। स्टेडी स्टेट में जो ब्रांच कंटेनिंग द कैपेसिटर है उसमें चार्ज नहीं जाएगा। नो चार्ज विल फ्लो इन द ब्रांच कंटेनिंग द कैपेसिटर। तो वोल्टेज अपॉन 3 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, 3/10, हाँ 3/10 यानी 0.3 एम्पियर करंट आ गया। करंट आ गया 0.3 एम्पियर। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना आएगा, 6 इंटू 0.3, ये आपका वोल्टेज ड्रॉप है। और ये वोल्टेज ड्रॉप आपको कैपेसिटर को मिल जाएगा क्योंकि इस ब्रांच में तो कोई रेजिस्टर जा नहीं, रेजिस्टर में तो कोई करंट है नहीं, तो रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं। तो ये पूरा का पूरा 1.8 वोल्ट आपका कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगा, है ना। तो क्यू हो गया आपका CV 1.8 इंटू 4, आंसर रहेगा 7.2 माइक्रो कूलम। बच्चों बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है बालकों। आसान सवाल और आसान तरीके इनको सॉल्व करने के।